अब सीन कुछ ऐसा था कि हम लोग जमीन से 50 फीट ऊपर कार में लटके हुए हैं और हमारा सहारा था ये टूथपिक जैसे सरिये। ये एक एक उंगली के बराबर थे, वो तो ज़्यादा थे, इस वजह से हमारी गाड़ी को संभाल रखा था। लेकिन ज़्यादा देर तक ये टूटते गए तो हमारी गाड़ी को संभाल नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा सीन था जैसा पिक्चर में दिखाया स्क्रीन पर। अब क्या करें? ईशा ने पूछा। कुछ भी करो लेकिन हिलना बिल्कुल मत, रूम बोला। कुछ मिनटों तक हम में से कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ हमारे सांस लेने की आवाज़ें आ रही थी। फिर ईशा फिर से बोली, किसी को हेल्प के लिए बुला लेते हैं। पुलिस, फायर ब्रिगेड, कॉल सेंटर, कोई तो आएगा। उसने अपने बैग से फ़ोन निकाला लेकिन उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा था। किसी और के पास है फ़ोन, लेकिन प्रियंका और राधिका, उन दोनों के भी फ़ोन काम नहीं कर रहे थे। मिलिट्री अंकल तो फ़ोन रखते ही नहीं थे और रूम के फ़ोन में नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे। बचा मेरा फ़ोन जो कि जेब में था। फिर मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और ईशा को दिया। ओह नो श्याम, तुम्हारे भी फ़ोन में नेटवर्क्स नहीं है। इतना बोलकर उसने सामने वाले शीशे के पास फ़ोन को फेंक दिया। राधिका बोली, मतलब इस दुनिया में हमारा किसी से भी कांटेक्ट नहीं है इस वक्त। उसने इतना क्या बोला, नीचे से एक सरिया टूट के नीचे गिर गया और तभी हमारी गाड़ी कुछ डिग्री नीचे की तरफ झुक गई और राधिका मेरे ऊपर आकर गिरी। रूम ने स्टीयरिंग को टाइट पकड़ा हुआ था बैलेंस बनाए रखने के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी अचानक दूसरा सरिया टूट गया और गाड़ी 30 डिग्री और झुक गई। लड़कियां चिल्लाने लगी कि नहीं बच पाएंगे। रूम का चेहरा पीला पड़ गया था। किसी के पास कोई आइडिया है? बताओ यार प्लीज़, रूम चिल्लाकर बोला। मैंने तो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक गाड़ी फिसल कर नीचे गिर गई। कैसी डेथ मिलने वाली है? गिरते वक्त दिमाग में बस एक ही आया, कैसी हालत में हम लोगों को मिलेंगे। शायद कुछ दिनों बाद कुछ मजदूरों को हमारी लाश मिलेगी कि 6 लापरवाह एजेंट्स, कॉल सेंटर एजेंट्स मारे गए, शरीर में अल्कोहल मिला। सुबह की हेडलाइंस यही होगी। तभी डर के मारे मेरी आँख खुल गई और सपना टूट गया। कोई भी अगर दरवाज़ा खोले तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता। मैंने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 4:14 हुए थे। सुबह होने में अभी 3 घंटे बाकी हैं। तब शायद किसी की नज़र पड़े, तब हम बच जाएं शायद। नहीं तो? ईशा ने पूछा। नहीं तो मर जाएंगे, रूम बोला और सब चुप हो गए। फिर मैं बोला, एक दिन तो सबको ही मरना है बॉस। तो रूम बोला, तो फिर आज ही क्यों नहीं? और वैसे भी दिया क्या है इस लाइफ में? सवाल ये है कि हमारी लाशें किसी को नहीं मिली तो मैं बोला, मैंने डिस्कवरी चैनल पर देखा जंगली जानवरों को मिलेगी, वो खाएंगे, वो मज़े लेंगे, आखिर किसी का तो पेट भरे। मैंने बोला, मुझे तो सोच कर ही डर लगता है यार, जानवर कैसे मेरा मांस खाएंगे, हड्डियाँ तोड़ेंगे और मेरी लाश से एक गंदी सी स्मेल आएगी। इससे तो अच्छा है किसी को मिल जाओ, अंतिम संस्कार तो हो जाएगा कम से कम। अरे यार चुप हो जाओ, ईशा चिल्लाकर बोली। ब्रूम उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, फिर मेरी तरफ देख के बोला, भाई इसकी बॉडी में से स्मेल नहीं आएगी, ये महंगा वाला परफ्यूम यूज़ करती है, कुछ दिनों तक इसकी बॉडी तो फ्रेश बनी रहेगी। तभी नीचे से 2 सरिया और टूट गए, गाड़ी और झुक गई। अब कोई मजाक नहीं यार, अब वाकई सीरियसली हम लोग मरने वाले हैं। तभी अचानक एक चीज़ ऐसी हुई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मेरा फ़ोन बजने लगा, वो वाइब्रेट हो रहा था, सामने शीशे के बोर्ड पर रखा हुआ था। सबके मुंह खुले रह गए, सब उसको देख रहे थे क्योंकि ये बज कैसे रहा है, नेटवर्क तो है ही नहीं। ईशा ने फ़ोन उठाया, मैंने पूछा कौन है? वो बोली, कोई गार्ड नाम से नंबर सेव कर रखा है क्या तुमने? गार्ड नाम से कौन नंबर सेव करता है? उठाओ। ईशा की उंगलियां काँप रही थी। उसने फ़ोन उठाया और फ़ोन स्पीकर पे किया। हेलो। थोड़ी देर तक सन्नाटा, फिर फ़ोन से आवाज़ आई, हेलो। तुम सबको इतनी रात को फ़ोन करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कौन बोल रहा है? ईशा बोली। गार्ड। फ़ोन से आवाज़ आई। हम सब ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा और बोला, देखो इस वक्त मजाक मत करो, मजाक का टाइम नहीं है। अगर कोई भी हो तुम प्लीज़ हम लोगों की मदद करो, हेल्प करो, हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, रूम बोला। अब पता नहीं तुम लोगों को कैसे यकीन आएगा कि मैं गॉड बोल रहा हूँ। कोई चमत्कार करके दिखाऊं, फिजिक्स के लॉ तोड़ दूँ, या फिर कुछ और करूँ? वैसे ये सब करने का मेरा मूड नहीं है। जो मुझे मानता है उससे मुझे कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। खैर तुम लोगों को बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, गुड बाय। एक मिनट गॉड प्लीज़, आप यार कोई भी हो हमारी हेल्प करो। ईशा बोले, ठीक है तो बताओ कैसा चल रहा है? यार मर रहे हैं और क्या चल रहा है? नहीं, लाइफ में कैसा चल रहा है ये बताओ। श्याम तुम बताओ। चिंता मत करो, तुम्हारी गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। बताओ तुम सबकी लाइफ कैसी चल रही है? पहले राधिका तुम बताओ। राधिका ने हम सबकी तरफ देखा और एक भारी आवाज़ में बोली,
अगर वाकई आप गॉड हैं तो आपको तो सब पता होगा मेरी लाइफ कितनी मिजरेबल है। पता सबके बारे में है राधिका, लेकिन तुम क्या फील करती हो इस लाइफ को लेकर, ये पूछ रहा हूँ। फ्रूम बोला मैं बताता हूँ कितनी तकलीफें हैं हमारी लाइफ में, कैसी लाइफ मिली हमको, कैसा हम फील करते हैं। फिर फ़ोन से आवाज़ आई, चलो ये सब छोड़ो, तुम लोग बस इतना बताओ कि तुमको दिन में कितने कॉल्स आते हैं। फ्रूम बोला 100 से 125, और जब बिजी डेज हो तो 200 कॉल भी आ जाते हैं। क्यों? और सबसे इम्पोर्टेंट कॉल कौन सा है तुम्हारा? फ़ोन से आवाज़ आई, सबसे इम्पोर्टेंट कैसे बताएं? सबसे इम्पोर्टेंट कॉल आता है लेकिन तुम उठाते नहीं। बोले कौन सा कॉल? इनर कॉल, अंतर्मन की आवाज़। तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ है जो तुमसे हमेशा बात करना चाहती है, लेकिन तुम उससे बात नहीं करती क्योंकि तुम बहुत बिजी हो। तुम उससे तभी बात कर सकते हो जब तुम शांत बैठे रहो। आती है कि नहीं, सोच के बताओ। इतना बिजी रहने की वजह से तुम उससे बात नहीं कर पाते। क्या तुम में से किसी को वो आवाज़ सुनाई देती है? थोड़ी देर हम सोचते रहे, फिर व्रूम बोला मुझे देती है। मुझसे ये कॉल सेंटर वाली जॉब छोड़ने को कहती है वो आवाज़, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कहती है। मैं सुन सकता हूँ। और कब कब आती है वो आवाज़? आती है, कभी कभी आती है। वो तुम सब के अंदर से आती है, हर किसी के अंदर से आती है। कोई उसको सुनता है, कोई उसे सुनना पसंद नहीं करता। तुम सब लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए बने हो, बजाय दिन की 100-200 कॉल्स उठाने के। आज यहाँ मैं तुम लोगों को बचा सकता हूँ, तुम कहोगे तो, लेकिन तुमको एक वादा करना पड़ेगा। बोले क्या? 3 मिनट तक अपनी आंखें बंद कर लो सारे के सारे, और सोचो अपनी लाइफ में तुम लोग क्या चेंज चाहते हो। अगर तुम यहाँ पर फंसे हुए हो तो मौका है, और यहाँ से बचने के बाद तुम्हें एक ज़िंदगी मिलेगी। उस ज़िंदगी से तुम क्या चाहते हो, क्या क्या करोगे उन चेंजेस को पाने के लिए, सोचो। हम सब ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, एक उम्मीद रखकर, और 3 मिनट बाद उस आवाज़ ने फिर से पूछा, अब बताओ। सबसे पहले व्रूम बोला, हाँ बताओ। व्रूम बोला मुझे अपनी लाइफ में एक मतलब चाहिए, एक मतलब चाहिए। ये पिज़्ज़ा हट, ट्रिप्स वगैरह से हटकर, कॉल सेंटर वाली जॉब छोड़कर कुछ अलग करना है, एक जर्नलिस्ट बनना है। प्रियंका बोली, मैं अपनी माँ को खुश ज़रूर देखना चाहती हूँ, लेकिन उनकी खुशी के लिए मैं अपने आप को नहीं मारना चाहती। मुझे गणेश से शादी नहीं करनी। मुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, अपनी माँ के हिसाब से नहीं। मैं कुछ और करूँगी। मिलिट्री अंकल बोले, मैंने अपने ईगो की वजह से अपनी बहू को जज किया, लेकिन आज मैं पछता रहा हूँ अपनी लाइफ में। मैं उसकी लाइफ को जज कर रहा था तो घर से बेघर हो गया। वापस अमेरिका जाऊँगा और उनको समझाऊँगा। राधिका बोली, मैं फिर से राधिका बनना चाहती हूँ जो शादी से पहले थी। अनुज को डिवोर्स दे दूँगी। उससे शादी मेरी एक भूल थी, आज मैं मानती हूँ ये सब। मैं पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी अपनी भूल पर। पहले लोग गलत इंसान से शादी कर लेते हैं, उसके बाद उसे छुपाने के लिए उस पर पर्दा डालते हैं। ईशा बोली, मैं अपने पेरेंट्स के पास वापस जाऊंगी चंडीगढ़। मुझे नहीं बनना कोई मॉडल वॉडल। मेरे लुक्स बहुत अच्छे हैं, मैं कुछ बेहतर बन सकती हूँ। मुझे कोई अफसोस नहीं है मेरी हाइट कम है। अरे हम लोग तो जूतों को रोकते हैं, ये नहीं सोचते कि कई लोगों के पाँव ही नहीं होते। सब ने अपनी अपनी बात कह दी, अब मेरी बारी थी। मैंने बोला मुझे अपना बिजनेस खोलना है, रूम के साथ एक छोटी सी वेब डिज़ाइनिंग कंपनी। और इतना बोलकर मैं रुक गया। फ़ोन से आवाज़ आई, और क्या श्याम? और मैं एक दिन इतना लायक बनना चाहता हूँ कि प्रियंका की माँ मुझे पसंद करे। हाँ, मैं आज इतना लायक नहीं हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। फिर बीच में मुझे रोकती हुई प्रियंका बोली, लेकिन श्याम मैंने तो कभी कहा नहीं तुम मेरे लायक नहीं हो। मैंने बोला बोलने दो, मैं एक दिन लायक बन के दिखाऊंगा। इतना कहकर हम सब ने अपनी बात ख़त्म कर दी। थोड़ी देर बाद फ़ोन से आवाज़ आई, आज तुम सब ने ऑनेस्टली बता दिया कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्योंकि मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। इसलिए कि अगर यहाँ से बच गया तो मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगी। तुम सबको पता है सक्सेस होने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? हम सब ने पूछा क्या? 4 चीज़ों की ज़रूरत है। ज़रूरत भर की इंटेलिजेंस पहली चीज़, दूसरी चीज़ इमेजिनेशन जो तुम सबके पास है, लेकिन तीसरी चीज़ जो तुम खो चुके हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस। श्याम खो चुका है। यही रीज़न है कि वो बख्शी के अंडर इतना काम करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फ्रूम पूछा चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ बहुत पेनफुल है लेकिन सबसे ज़रूरी, फेलियर।
फेल होना। फेल होने से जितना तुम सीखते हो शायद किसी चीज़ से नहीं सीखते। तुम्हारे अंदर का डर खत्म करता है। तुम रिस्क लेने से डरते नहीं हो। याद रखना, बख्शी तुम्हारा बॉस नहीं है। तुम सब याद रखना, तुम्हारा असली बॉस तुम्हारे साथ में है और तुम सब जानते हो वो कौन है। तुम्हें डर किस बात का है? क्यों डर रहे हो? इसके बाद वो बस एक इंस्ट्रक्शन दे के वो आवाज़ गायब हो गई। वाली गाड़ी को रिवर्स गियर में लो और इन सरियों को रेल रोड्स की तरह यूज़ करो। पीछे की तरफ लो, गाड़ी चली जाएगी। वो आवाज़ चली गई। इसके बाद हमने प्रियंका का दुपट्टा लिया, राधिका का स्कार्फ लिया, मिलिट्री अंकल को बोलकर उनकी मदद से सरियों को बांधा और रूम ने वापस आकर सीट पर बैठ गया। और तब वो बोला, सब तैयार हो? ठीक है, सब पकड़ लो अपनी सीट को। उसने रिवर्स गियर में गाड़ी ली और 1 सेकंड में हम लोग झटका खाकर पीछे ज़मीन पर आ गए। जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त मेरा ऊपर और नीचे का जबड़ा आपस में चिपक गए थे। 6 सेकंड, सिर्फ 6 सेकंड में यकीन नहीं हो रहा था हम जिंदा बच गए। और फिर व्रूम गाड़ी को हाईवे पर ले आया। अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। वो कॉल आया कहाँ से? व्रूम को कोई जल्दी नहीं थी आगे गाड़ी भगाने की, जल्दी पहुंचने की। कॉल सेंटर बोला, मैं वैसे भी काम छोड़ रहा हूँ, लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे, अब दूसरी जिंदगी मिली है तो इसको डर डर के नहीं जीना। मैं बोला, यार रूम चलना यार, वेब डिज़ाइनिंग कंपनी खोलेंगे, मैं भी छोड़ रहा हूँ। किसी इडियट के लिए काम करने से अच्छा है कम पैसों में अपने खुद के लिए काम करूँगा, थोड़ा कम खा लेंगे यार। और इसके बाद सुबह के 5 बजने वाले थे, हम लोग वापस कॉल सेंटर में पहुँचे। बख्शी ने मिलने का नोटिस दिया था, लेकिन हम लोगों ने एक प्लान बनाया और बख्शी के ऑफिस में गए। जब वो वहाँ पर नहीं था तो व्रूम ने फटाफट एक मेल प्रिंट किया, मेल टाइप किया उसी के कंप्यूटर पर। और जब बख्शी आया तो बोला, तुम लोग कहाँ थे? व्रूम बोला, बैठ जा बख्शी, बैठ जा, बताते हैं। क्या कहा तुमने? एजेंट विक्टर? मेलोड्रामा नहीं, चुपचाप बैठ जा। तेरा लिखा हुआ एक ईमेल है मेरे पास जो तूने लिखा है। उस ईमेल में लिखा हुआ था ईशा सिंह, सुभाष बख्शी की तरफ से ईशा सिंह को, जिसका सब्जेक्ट था जस्ट 1 नाइट। बख्शी का मुंह 5 इंच तक खुल गया था, चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसने जब ईमेल पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था जस्ट 1 नाइट। मैंने लिखा ये, यार तेरे बॉस्टन वाले एम्प्लॉयज़ को बड़ा पसंद आएगा ये कि तू अपने एम्प्लॉयज़ के साथ क्या करता है। यार शाम पुलिस को दे देते हैं, टीवी को दे देते हैं। इसके बाद बख्शी बोला, तुम चाहते क्या हो? इसके बाद रूम ने उससे स्पीकर रूम की चाबी ली और एक अनाउंसमेंट की सारे एम्प्लॉयज़ को। अनाउंसमेंट में उसने बोला कि हम लोगों को बख्शी जैसे लोग, बेवकूफ़ लोग मैनेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कंपनी घाटे में जा रही है और शायद इन्हीं की वजह से हम में से बहुतों की जॉब जाने वाली है। हम सबको एक होना पड़ेगा। बोलो तुम हमारे साथ में हो। पहले पहले कोई आवाज़ नहीं आई, फिर बोला जोर से, बोलो हमारे साथ में हो कि नहीं। फिर एक ऐसी आवाज़ आई जो बहुत दूर दूर तक सुनने को मिल सकती थी। और उसने इसके बाद में एक ईमेल लिखा जो हज़ारों एजेंट्स के मेल बॉक्स तक पहुंच सकता था। इस एक मेल ने इतना कमाल कर दिया, ये चीज़ ऐसे फैल गई कि अमेरिका इज़ अंडर वायरस अटैक। और 1 घंटे में 30,000 से ज़्यादा कॉल्स आई। शायद ये एक ऐसा स्टेप था जिससे बहुत सारी जॉब्स नहीं जाएंगी। और ऐसे ही हम लोगों ने काम करके अपनी शिफ्ट ख़त्म की सुबह 6 बजे के आसपास। अब इसके बाद एक सच और पता चलता है। ये जो गणेश था ना, NRI, जो प्रियंका को अपनी फ़ोटोज़ भेजता था, ये फ़ोटोशॉप से एडिट करके भेजता था। एक्चुअली ये गंजा है और ये सच इसने प्रियंका से छुपाया। खैर मुझे कोई मतलब नहीं था। सुबह 6:45 पर हमारी शिफ्ट ख़त्म हो गई। हम सब एक जगह पर मिले। हर कोई हम में से बोल रहा था कि ये आखिरी दिन है, अपने अपने प्लान्स बता रहा था। ईशा बोली, अब मैं अपने पेरेंट्स के पास चले जाऊंगी चंडीगढ़ और राधिका को अपने साथ में लेके जाऊंगी। राधिका बोल रही थी। राधिका बोली कि मैं अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दूंगी। मैं अलग जाकर उनसे सबसे अलग जाकर पानी पीने लगा वाटर कूलर से। मेरे पीछे प्रियंका आकर खड़ी हो गई। हाय, हेलो, जा रहे हो? हाँ, शाम। यार आई मिस यू, प्लीज़ डोंट गो। मैं सॉरी बोलकर पीछे हट गया और बाय बोलकर नीचे आ गया रूम के पास में। रूम को सारी बात बताई। मतलब पागल हो गया यार तू। फिर राधिका और ईशा भी वहाँ पर आ गई। रूम ने सारी बात उनको बताई। ईशा और राधिका बोली, यार पागल हो गया शाम। फिर इसके बाद ईशा, राधिका, मिलिट्री अंकल, प्रियंका, उनकी गाड़ी आ गई थी। गाड़ी में बैठकर जाने लगे। जब वो जाने लगे तो पीछे से मिलिट्री अंकल ने कांच में से कुछ बोला। मैं सुन तो नहीं पाया, लेकिन वो कुछ ऐसा बोल के गए थे, यू ब्लडी इडियट, और गाड़ी चली गई।
मैं पीछे से बोला, यार रूम गाड़ी निकाल फटाफट। नहीं 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 नहीं, नहीं निकालूंगा, पहले सॉरी बोल। यार सॉरी जल्दी कर। इसके बाद वो बाइक भर गाड़ी के पास लेके आया। गाड़ी के बिल्कुल पास पहुंचने के बाद मैंने चिल्लाकर बोला, प्रियंका प्रियंका खिड़की खोल यार। उसने खिड़की खोली और बोली, क्या है? हमें कुछ नहीं खरीदना, कुछ बेचने थोड़ी आए हो यार, कुछ बोलना है। क्या बोलना है? मैं इडियट हूँ, पता है, स्टूपिड हूँ, इनसेन, नट्स, जो बोलो वो हूँ। लेकिन यार प्लीज़ गणेश से शादी मत करो, मुझसे करो प्लीज़ यार, मान जाना यार। देखेंगे, बताओ ना यार, ग्रीन सिग्नल होने वाला है, बताओ ना यार। सोचने दो, आगे वाली रेड लाइट पर मिलो। चलो ड्राइवर जी। ड्राइवर भी मजे ले रहा था, गाड़ी भगा रहा था, पूरी स्पीड में भगा रहा था। जब मैं वापस बाइक पर आया तो रूम ने पूछा, क्या बोली? आगे वाली रेड लाइट पे बताएगी यार, तू भगा। जब नेक्स्ट रेड लाइट पर हम लोग पहुंचे तो ट्रैफिक जाम था। बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी के पास पहुंचा था और विंडो बजाई। जब विंडो बजाई तो विंडो नीचे हुई। कहाँ गई ये ड्राइवर जी? मुझे क्या पता सर। राधिका और ईशा ने भी अपनी गर्दन हिला दी। तभी मैं पलटा तो पीछे से आकर उसने मुझे गले लगा लिया और ट्रैफिक में मौजूद हर बंदा हमें देखा और यहीं पर ये कहानी खत्म हो गई। ये थी उस रात की पूरी कहानी। इसके बाद रूम और मैंने अपनी वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी खोल ली। इसका नाम रखा ब्लैक शीप वेब डिज़ाइनिंग कंपनी। ईशा ने अपनी मॉडलिंग छोड़ी और एनजीओ में काम करने लगी। मिलिट्री अंकल को भी यूएस का वीज़ा मिल गया। राधिका अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स केस लड़ रही है और प्रियंका ने अपनी बीएड शुरू कर दी और बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। गणेश को उसने मना कर दिया और फाइनली श्याम को भी समझ में आ ही गया कि वो कोई लूज़र नहीं। इतना कहकर उस मैडम ने वो कहानी ख़त्म की। मैंने बोला, कमाल की स्टोरी थी मैडम। मैंने बस इतना ही कहा पूरी स्टोरी सुनने के बाद में। उसने अपनी बॉटल से पानी पिया, बोली थैंक यू। सुबह के 7 बज चुके थे और दिल्ली आने में अभी थोड़ा टाइम और बाकी था। तो आपको पसंद आई कहानी? बहुत। तो इसलिए आप मुझसे इस पर बुक लिखने को कह रही थी। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ था उनके साथ में, तो मैं आपको उन सब लोगों के एड्रेस दे दूंगी, जाके उनसे मिलकर कंफर्म कर लेना कि ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था उस रात को। वो तो ठीक है मैडम, बाकी सब सही था कहानी में। एक चीज़ थी जो मेरे रीडर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, मतलब विश्वास नहीं होगा। गॉड का कॉल ना, वो स्माइल करके बोली। मैं बोला हाँ। आपको भरोसा है गॉड पर? रीडर्स की तो छोड़ो। मैंने बोला हाँ बहुत है। बस तो फिर जो लोग गॉड को मानते हैं उन्हें मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सामान समेट लो सर, दिल्ली दूर नहीं है अब। अच्छा एक चीज़ मुझे गैस करने दो, आप उन तीनों लड़कियों में से हैं कौन? ईशा? आपको लगता है मैं ईशा हूँ? हाँ आप गुड लुकिंग है, अच्छी दिखती हैं, शायद आप ईशा ही होंगी। भास्कर बोले थैंक्स, लेकिन मैं ईशा नहीं। तो फिर प्रियंका? नहीं, शादीशुदा तो आप लगती नहीं है, राधिका तो हो नहीं सकती। ये मत बोलना आप कर्ली वर्ली हैं। स्टेशन आ चुका था, मैं अपना सामान समेटने के लिए मुड़ा और मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आया कि मेरी पूरी बॉडी कांप गई। मैंने अपनी आंखें बंद की 2 मिनट के लिए और स्टेशन पर गाड़ी खड़ी थी। पीछे मुड़ा तो वहाँ पर कुली खड़ा था। मैं बोला यहाँ पर एक मैडम थी, अभी कहाँ गई? कौन सी मैडम साहब?